सेशन का दूसरा टॉपिक बच्चों की नफ्सियात और तालीम में उनका लिहाज, चाइल्ड साइकोलॉजी एंड इट्स यूज इन एजुकेशन। मोहतरम शेख अज़ीमुद्दीन साहब हमारे दरमियान में है। आपका तारुफ बहुत वसी, अल्हम्दुलिल्लाह ऑल इंडिया प्रेसिडेंट आइडा शेख अब्दुल रहीम साहब सुबह की मीटिंग में करवा चुके हैं, तो मैं समझता हूँ कि दैट्स सफिशिएंट। शेख अज़ीमुद्दीन साहब, बच्चों की नफ्सियात और तालीम और उनका लिहाज। आए हुए हैं आप लोग, खाना खाए हुए हैं और हमको पेट भर खाने की आदत पड़ी हुई है हिंदुस्तानियों को। अब फिर इस वक्त में बोझल तबीयत के साथ लेक्चर सुनना मुश्किल मरहला है, लेकिन जो लोग इल्म के प्यासे होते हैं उनकी कभी तशनगी हो नहीं सकती। मेरे बीएड के एक स्टूडेंट ने सालाना इम्तिहान में सबक के मंसूबे पर एक शेर लिख कर लाया था। वो स्टूडेंट कौन था, क्या था, भूल गया मैं, लेकिन शेर याद है। पलट न आऊं कहीं इल्म के जजीरे से, पलट न आऊं कहीं इल्म के जजीरे से, ये सोच के कश्ती ही फूंक दी मैं। किसी के चेहरे पे खुशी नहीं है, आना भी नहीं चाहिए, मुश्किल वक्त। उन्वान है तालीमी नफ्सियात। नफ्सियात, साइकोलॉजी और तालीम में उसका लिहाज। अच्छा, जरा इसमें ऐसे लोग हाथ उठाइए जो डीएड या डीएलएड या पीटीसी, डीएलएड जी, और भी इधर से कुछ नहीं है। अच्छा, बीएड कितने लोग हैं? वन। अच्छा, यानी तकरीबन 90% लोग अनट्रेन्ड टीचर्स हैं। नफ्सियात मोटे पैमाने पर इंसान का खुद का इल्म, बच्चे, अफराद, उनके ग्रोह क्या करते हैं, इसको जानने समझने का नाम नफ्सियात है। ये एक साइंस है। साइंस का मतलब ये है कि इस पर तजुर्बात किए जा सकते हैं, मुशाहिदात किए जा सकते हैं, ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंटेशन। अच्छा, साइकोलॉजी जानते सब हैं। माँ बच्चों की साइकोलॉजी जानती है, शौहर बीवी की साइकोलॉजी जानता है, बीवी शौहर की रग रग से जो वाकिफ होती है वो साइकोलॉजी है। उसको मालूम है कि इनसे काम निकालना है तो क्या खिलाना चाहिए, और अगर सीधी उंगली से निकल रहा है घी तो टेढ़ी उंगली तो बहुत आसान चीज़ है। ये साइकोलॉजी। मुअल्लिम बच्चों की साइकोलॉजी जानता है और बच्चे मुअल्लिम की साइकोलॉजी जानते हैं। मैं 20-25 साल पहले एक स्कूल में पढ़ाता था, नया नया अपॉइंट हुआ था मैं। बहुत बड़ा स्कूल था, 1978 की बात है, 78-79। तो वहाँ एक आलिम दीन थे, उम्र हो गई थी उनकी, 70 के ऊपर थे वो। तो मैं देखता था कि बच्चे 8-8, 10-10 बच्चे आते थे और उनको मुझे हमारे पास पीरियड है, मुझे हमारे पास पीरियड है, मुझे पीरियड खा लिए, चलिए चलिए। मैंने कहा मुझे कितने पॉपुलर हैं, लोग इनको ले जाते हैं, आखिर क्या बात होगी। तो इत्तेफाक से एक दफ़ा ये हुआ कि वो क्लास में थे, उनका पीरियड चल रहा था, मेरा गुजर हुआ वहाँ से। स्कूल नया नया तामीर हो रहा था, 2 मंजिला इमारत थी, दीवारें सिर्फ साइड में थी, सामने कुछ नहीं, दरवाजे खिड़कियाँ नहीं। तो मैंने देखा कि मुल्सा पढ़ा रहे हैं कि कुएं में अगर कुत्ता गिर जाए इतने डोल पानी निकालिए, बिल्ली गिर जाए तो इतने डोल निकालिए, और बच्चे हैं कि जिसको जो समझ में आ रहा है वो काम कर रहा है। मैं थोड़ा रुका वहाँ पर,
बच्चों को ख़त एहसास नहीं हुआ कि कौन उनको ऑब्जर्व कर रहा है। मूल साहब तो बेचारे पढ़ाने की कोशिश कर रहे थे, फिक़ह की किताब थी छोटी मोटी। अब बच्चे सब आपस में गुत्थम गुत्ता। मेरे समझ में आया कि बच्चे अपनी आज़ादी के लिए मूल साहब के ज़रिए क्लास में खाना पूरी कर लेते हैं ताकि कोई दूसरा टीचर नहीं। ये है साइकोलॉजी, नफ्सियात समझना। मौलिम के लिए ये ज़रूरी है कि वो बच्चों की नफ्सियात को समझे। दानिश, यस दानिश, आसान तरीन डेफिनेशन है साइकोलॉजी। साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ ह्यूमन एंड एनिमल बिहेवियर। रवैया क्या है? रवैया यानी जो हम करते हैं वो हमारा रवैया है। जैसे अजान होती है, एक शख्स उठता है, मस्जिद की तरफ जाता है, ये उसकी नफ्सियात। दूसरे के कान से जूनी रेंगती, वो नहीं जाता है, वो उसकी नफ्सियात। सूरह बनी इसराइल में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, कुल्लुन यामलु अला शाकिलती व रब्बुकुम आलमु बिमन हुवा अहदा सबीला, कि हर एक अपने शाकिले पर, मेंटल स्ट्रक्चर पर चल रहा है, तेरा रब जानता है वो क्या है। तो वो जो शाकिला कुरान में इस्तेमाल किया गया उसको कहते हैं साइके, नफ्स, जान। हम जो जिंदा हैं हमारे अंदर जान, सोल, SOUL, सोल, यानी वो ना आत्मा है, ना स्पिरिट है, ना रूह है, बॉडी में जिंदा रहने की सलाहियत है। और उसके रवैये का मुताला करना ये साइकोलॉजी है। लॉगस एक लफ्ज है, इसके माने होते हैं कोई मुतालाती कोर्स, डिस्कोर्स भी कह सकते हैं उसको, और उसी से बना है लॉजी। आपने सुना होगा, कई है, साइकोलॉजी, मेटेरोलॉजी, बायोलॉजी, जूलॉजी वगैरह। अब इसमें सबसे अहमियत है साइके। साइके क्या है? साइकोलॉजी इस बात को तस्लीम नहीं करती कि वो रूह है, आत्मा है, स्पिरिट है। वो है जिंदा रहने की सलाहियत। जब तक वो है, आदमी दुनिया में मौजूद है, और अगर वो खत्म हो गई फिर उसको पहुंचा दिया जाता है। लेकिन अब ये एक बहुत अहम चीज है कि हमारी जो शख्सियत है इसके 3 पहलू। सबसे पहला पहलू तो ये बॉडी है जो दिखाई दे रही है। यहाँ गलती से क्या हो गया, कोनेटिव और साइकोमोटर दोनों एक ही। कोनेटिव डोमेन ही साइकोमोटर डोमेन। हम क्या करते हैं, चीजों को समझते हैं और उसके मुताबिक अमल करते हैं।
जैसे हम अगर स्लिप हो रहे हैं तो हम स्लिप थोड़ी हो जाते हैं, हम अपने आप को संभालते हैं। बारिश हो रही है तो हम उसको खातिर में अगर न लाएं तो हम दिख जाएंगे, तो हम क्या करते हैं, अपनी मुदाफ़त करते हैं। साइको मोटर, साइको तो नफ्सियात से है और मोटर के माने हरकत। हमारी बॉडी हरकत करती है, हमारे जिस्म के आज़ा हरकत करते हैं, बॉडी ऑर्गन्स हरकत करते हैं। तो ये जो हमारा हरकी पहलू है, बॉडी का तबैयाती पहलू, इसको कहते हैं या तो कुरान है कि घर दे दिया उसको, अब नौकरी की बात है, ये भी हो जाए। डिस्कशन चला, पहला सवाल, आप क्या तनख्वाह देंगे? अगर ये आज़ादी है तो मैं तो बहुत कुछ लूँगा, तो सब जो स्केल है वो दे दीजिए बस। हाँ वो तो हम देंगे, ठीक है चलिए। अब महंगाई भत्ता कितना लेंगे? और सब महंगाई भत्ता लिया थोड़ी जाता, वो तो दिया जाता है। आपके पास महाराष्ट्र में कितना है? उस वक्त महाराष्ट्र में 47% था, तो उन्होंने कहा कि हम तो 27% देते हैं। मैं सर 27% लेकर मैं लखनऊ में करूँगा क्या? 27 तो सारी तनख्वाह महंगाई भी चली जाएगी। अल्लाह ताला उनकी उम्र दराज करे, उनको सेहत और दौलत से नवाजे। उन्होंने रजिस्ट्रार और प्रोवाइस अफसर बैठे हुए थे, लेकिन मेरी तरफ झुकते हुए कहा हम आपको 50% दे देंगे। अब क्या पूछते साहब, मेरी खुशी का ठिकाना नहीं। पूरी यूनिवर्सिटी में सबको मिल रहा है, डॉक्टर महबूब सिद्दीकी साहब 27% एंड शेख अजीमुद्दीन विल गेट 50%। कितनी खुशी हुई होगी? ऐसी ही खुशी हुई जैसे मेरे जैसे रोजगार को ईद का चांद 29 तारीख को देखते हुए चांद दिख गया, अल्हम्दुलिल्लाह, शीर खुरमा खाना आया। और एक रोज़ा कितना भारी जाता है, 29वां रोज़ा। आदमी पूरी कोशिश करता, मैं तो तरावी नहीं पढ़ता 11 बजे तक, यहाँ मालूम करो वहाँ मालूम करो, ये मौलवी तो पढ़ते ही रहते तरावी। 29 चांद, मज़ा तो उस रमज़ान में। तो ये जो तीनों पहलू है, बॉडी माइंड एंड सोल, ये तीनों एक साथ काम करते। बच्चा लेट आया, आपने मुस्कुरा के कहा कोई बात नहीं आ जाइए, कितना खुश होता वो। बच्चा लेट आया, अब आप करते कुछ भी नहीं। अब आजकल प्राइमरी एजुकेशन में लेडीज 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 ही हैं सब। हमारे स्कूल में 70% लेडीज हैं और हार्डली 30% जेंट्स। फिर मैं स्कूल में गया, हमारे एक बच्चा बाहर खड़ा हुआ है, तुम क्यों खड़े हुए हो? सर मुझे बाजी ने खड़े कर दिए। चलो मेरे साथ गया अंदर, कौन से बाजी है? नए बाजी भर। मतलब आपने इनको बाहर खड़े किए? नहीं नहीं सर हमने नहीं किए कुछ। अरे मेरा बच्चा बोला नहीं सर हमने बोले थे ना आपको आ जाना बोल के। अब जो अंदाज था वो खुद ही बता रहा था कि ज़्यादा सच बोल रहे बाजी। ठीक है बच्चों को बाहर नहीं खड़ा करें। टीचर्स मुख्तलिफ किस्म की सजाएँ देते, भाई सजाएँ देने के बजाय इनाम दीजिए ना। कैसा इनाम? आज लेट आया वो, ठीक है आप कल इतना ही लेट आइए, आपको इनाम मिलेगा। हमारे पास पुलिस वाले ये करते हैं कि जो लड़कियां बगैर लाइसेंस गाड़ी चलाती हैं, एक्टिवा ये वो, उसको रोकते हैं, गुलाब का फूल देते हैं, उसको लाइसेंस बनाइए। लड़कियां तो 11वीं पास हो, 10वीं पास हो गई, 11वीं में आगे गाड़ी हाथ में फिर रहे हैं दंदनाते। पुलिस लड़कों को नहीं, लड़कों को तो पनिश करेंगे बराबर, लड़कियों को गुलाब का लाइसेंस बनाइए। तो ये जो शख्सियत के तीनों पहलू हैं, ये शख्सियत के तीनों पहलू कौन से हैं, कौन बता सकता है? अब्दुल खदीर कहाँ गए? अब्दुल खदीर कहाँ बैठे हुए हैं? ककराला वाले। अच्छा जा चुके। अच्छा चलिए कोई और साहब बोलिए, शख्सियत के 3 पहलू कौन कौन से हैं? पीछे वाले भी बोल सकते हैं आप। यू कैन आल्सो गेन मार्क्स। कोई आमादा नहीं, मुकाबले के लिए कोई आ रहा ही नहीं है। जिस्मानी पहलू, ज़हनी पहलू, नफ्सियाती पहलू। तो अब आप यहाँ पर आप बयान कर सकते हैं कि नफ्सियात किस चीज़ का नाम है। इधर से कोई कह सकता है नफ्सियात किसे कहते हैं, कोई एनीबडी, छोटे बच्चे भी बोल सकते हैं। बोलिए, जोर से बोलिए, आपकी आवाज़ नहीं आ रही है। हाँ व्यवहार, बिल्कुल करेक्ट। व्यवहार, बर्ताव, सुलूक, रवैया, बिहेवियर। बिहेवियर किसे कहते हैं? जो हम करते हैं वो हमारा बिहेवियर है, जो हम करते हैं वो हमारा बिहेवियर। अब नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ये है वो आदमी
सिगमंड फ्राइड, जिसने इंसानी नफ्सियात पर बहुत बड़ा काम किया, और ये आदमी है जिसने सबसे पहले पहली जंग अजीम के मरीजों का इलाज किया। मेडिकल डॉक्टर थे सिगमंड फ्राइड। मुताला करके उन्होंने शख्सियत की एक थियरी, नजरिया पेश किया, साइको एनालिटिक थियरी ऑफ पर्सनालिटी, और उन्होंने बताया कि हमारी शख्सियत 3 अहम अज्जा का मुरक्कब है। वो 3 अज्जा कौन से हैं? ये दानिश कहाँ गए थे? साइके, नफ्स, उसके 3 अज्जा, इड, ईगो एंड सुपर ईगो। ये इड है, राक्षस। राक्षस दिखाई दे रहा आपको? राक्षस दिखाई दे रहा? हर इंसान, हर बच्चे, हर बुजुर्ग, हर खातून में होता है इड, यानी जिस्म के बुनियादी तकाजे। कौन से बुनियादी तकाजे? उसको पैसा चाहिए, उसको फूड चाहिए, उसको सेक्स चाहिए, उसको प्रॉपर्टी चाहिए, उसको लग्जरीज चाहिए। पुलिस वाले तफ्तीश के लिए आते हैं, रिश्वत लेते हैं। क्यों रिश्वत लेते हैं? उनके अंदर का शैतान कहता है कि मौका अच्छा है, चूर डालो। ये हर इंसान में फितरी दाइया है, नेचुरल इंस्टिंक्ट, उसमें ये चीज़ मौजूद होती है, और इस्लाम उसी को इंसान बनाता है। कुरान में उसको नफ्स अम्मारा कहा गया है। 13वें पारी की पहली आयत है, वमा उबर्रिउ नफ्सी इन्न नफ्सल अम्मारतुम बिस्सू। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की ज़बानी कहा जा रहा है कि मैं अपने नफ्स को बरी करार नहीं देता, नफ्स तो बुरी बातों का हुक्म देता है। इट, उसकी दी हुई टर्म है इट। अब दूसरी चीज है ईगो। ईगो यानी ज़मीर, इंसान की अपनी सेल्फ एस्टीम। हर आदमी के अंदर सेल्फ एस्टीम होती है, उसकी अपनी कदर होती है। हमारे यहाँ एक लेक्चर अपॉइंट हुआ था, मर गया बेचारा बहुत जल्दी। उन्हें पहले साल में काम बताना शुरू कर दिया बच्चों को, यासीन ज़की साहब। वो जो पिछले साल के बच्चों के सबक के मंसूबे रहते लेसन प्लान्स, वो 50-50 रुपये में बच्चों को देते थे। हमारे पास के किसी टीचर ने ये हरकत नहीं की कि साबिक़ा तलबा के सबक के नमूने वो तो यूँ ही देते बच्चों को, लो भाई इसको फॉलो करो, वो 50-50 रुपये। या इन्विजिलेशन में देखे होगे आपने, जब एग्ज़ाम होता है तो इन्विजिलेटर घूमते फिरते हैं, उनको वो भी रिश्वत लेते हैं। अगर रिश्वत मिली तो फिर वो कॉपी करने देते हैं, नहीं मिली तो नहीं करने देते हैं। तो उनका ज़मीर अलाउ करता है इस बात को कि भाई 20-25, 100-200 रुपये लो, कॉपी करने दो। लेकिन कोई आदमी होता जो हरगिज़ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता, उसकी अपने नज़रों में खुद की कदर ज़्यादा होती है। सेल्फ एस्टीम, ESTEEM, एस्टीम, कदर। सेल्फ एस्टीम खुददारी, खुदी। और तीसरी चीज़ है सुपर ईगो, जो अखलाक से पैदा होती है। जैसे झूठ नहीं बोलना चाहिए, लेकिन गर्दा पड़ गई तो झूठ। अरे यार, डॉक्टर महमूद सिद्दीकी साहब ने सही बोले थे, पीछे अलग अलग लेक्चर्स चल रहे हैं। वाह 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 वाह, पीछे ऐसे लेक्चर चल रहे हैं कि एक लेक्चर और एक ही ऑडियंस और अच्छी। अरे माँ भी प्रोजेक्टर दो भाई पीछे, हम कोई प्रोजेक्टर देख पाते। सुपर ईगो, अखलाकियात। कुछ लोग होते हैं जो अखलाकियात से कंप्रोमाइज नहीं करते, लेकिन कुछ लोग हैं जो छोटी सी कीमत पर बिक जाते हैं, तो अपना अपना ज़मीर है वो। तो ये इंसानी नफ्सियात है। बच्चों में भी ये चीज़ होती है। बाद बच्चे बहुत अच्छा फेयर काम करते हैं, बच्चे रेगुलर होते हैं, साफ सुथरे होते हैं, उस्तादों का अदब करते हैं, और बाज़ कोताही करते हैं, लापरवाही करते हैं। तो तालीम में उसका लिहाज कैसे रखना चाहिए?
ان کو تحریک دینا چاہیے, ترغیب دینا چاہیے, وقت پہ آئے, روزانہ آئے, اپنا کام اچھا کریں, صاف ستھرے رہے, اچھے بچوں کی مثال دیں. لیکن عام طور پر ہوتا کیا ہے کہ زیادہ تر اساتذہ سزا دینا پسند کرتے ہیں, لکڑی کا استعمال پسند کرتے ہیں. حالانکہ سمجھا بجھا کر کام کیا جا سکتا ہے, فہمائش, سمجھانا بجھانا, بچے بہت اچھا سمجھتے ہیں, سمجھ کر کام کرتے ہیں. اب اسی چیز کو نہیں آگے بڑھیے. یہی ہے کیا, ہاں رائٹ. ایجوکیشن میں ہم کیا کرتے ہیں, ڈاکٹر محمود صدیقی صاحب نے اپنے صبح کے لیکچر میں بتایا H1 H2 H3. H1 ہے یعنی ذہنی ترقی, ہم اپنے طلبہ کی ذہنی ترقی کرتے ہیں. نمبر 2 H2 ہارٹ, ان کی جذباتی ترقی, نفسیاتی ترقی. اور H3 ہینڈز یعنی جسمانی تعلیم. اب تعلیم میں اس کا لحاظ اس طرح سے رکھا جاتا ہے کہ ہر مضمون کا کچھ مواد ہوتا ہے, ٹیچنگ کانٹینٹ, لیسنس ہوتے ہیں, اس کے ذریعے طلبہ کی ذہن سازی کی جاتی ہے. اور وہ ذہن سازی درجہ بدرجہ ہوتی ہے, کلاس وائز, اسٹینڈرڈ 1, اسٹینڈرڈ 2, اسٹینڈرڈ 3, گریجویشن یعنی درجہ بدرجہ وہ اوپر چلے. اس میں سے آپ دیکھیے کہ اول دوم کی جو کتابیں ہوتی ہے بہت سادی ہوتی ہیں, ان میں کا کنٹینٹ بہت ابتدائی ہوتا ہے. لیکن جب کتابیں اونچی ہوتی ہیں تو کنٹینٹ بڑھتا جاتا ہے اور کمپلیکس ہوتا جاتا ہے, پیچیدہ ہوتا جاتا ہے. اس میں اعلیٰ خیالات, اعلیٰ تصورات پیش کیے جاتے ہیں تاکہ طلبہ کی ذہنی ترقی. ہینڈس یعنی اسکلس. میرا آپشنل ایونٹ میں کمپیریٹیو ایجوکیشن تھا, کمپیریٹیو ایجوکیشن آف رشیا اینڈ انڈیا. تو رشیا میں یہ ہوتا ہے کہ چوتھی جماعت سے بچوں کو پریکٹیکل کروائی جاتی ہے. ان کے ہر پرائمری اسکول میں ایک بہت بڑا ہال ہوتا ہے جس کو ٹیکنیکم کہتے ہیں, اور وہاں بچوں کو لے جا کر سارے اسکلس, جو بھی چیز وہ کرنا چاہتے اس کی اجازت ہوتی. تو بچے مختلف پرزوں پر, مختلف مشینوں پر کام کرتے ہیں اور ان کے اندر ایک ذوق پیدا ہوتا ہے. اس مناسبت سے ان کی تعلیم کی جاتی ہے. ہمارے یہاں یہ چیز ہے نہیں. تعلیم میں اگر دیکھیں گے آپ تو ہر تعلیم کی اسکیم میں بہت اچھے تصورات پیش کیے گئے, بہت اچھے تجربات پیش کیے گئے, بہت اچھا مواد دیا گیا. لیکن ٹیچرس کے پاس آنے کے بعد وہ چیز, اس کی جو تکمیل ہونا چاہیے وہ تکمیل نہیں ہوتی. پریکٹیکل جس قسم سے ہونا چاہیے, سائنس کے پریکٹیکلس, سوشل سائنس کے پریکٹیکلس, ریاضی کے پریکٹیکلس. ریاضی پڑھائی جاتی ہے, زبانی پڑھائی جاتی ہے, 2+2 4, 4 × 4 24. اس کو اگر ابتدا میں عملی طور پر پڑھا جائے, پرتیکشک ایکسپیریمنٹیشن کے ذریعے, تو زیادہ آسانی سے بچوں سے بیٹھ سکتے ہیں, بچوں کے ذہن میں بیٹھ سکتے ہیں. اب بچوں کا ارتقاء درجہ بدرجہ ہوتا ہے, اس کی درجہ بندی کی گئی. پیدائش سے لے کر 2 سال کے جو بچے ہیں ان کو انفنٹس کہتے ہیں, یعنی شیر خوار بچے, دودھ پینے والے بچے. اور 2 سال سے 6 سال بچپن, چھوٹے بچے. اور 6 سال سے 12 سال تک لڑکپن, جن کو ہم لڑکے کہتے ہیں. ہم بچے اور لڑکے میں فرق محسوس کرتے ہیں نا. بچہ کم سمجھدار ہوتا ہے کیونکہ اس کا مینٹل ڈیولپمنٹ کم ہوتا ہے. ایک 2 سال کے بچے کا مینٹل ڈیولپمنٹ 60% ہوتا ہے. ایک 10 سال کے بچے کا مینٹل ڈیولپمنٹ 90% ہوتا ہے. لیکن بچہ جب پختگی کی عمر میں آتا ہے, ٹین ایج 13, 14, 15, 16, تو اس کا ڈیولپمنٹ 100% ہوتا ہے. تو تعلیم کے جتنے بھی کورسز ہیں وہ بچوں کی ذہنی سطح اور ان کی جسمانی میچورٹی, پختگی کو دیکھ کر کیے جاتے ہیں. سیکھنے کے عمل کا سب سے گہرا تعلق پختگی سے ہوتا ہے, میچورٹی. 2 سال کا بچہ جو چیز سیکھتا ہے
4 साल का बच्चा बड़ी आसानी से सीख जाता है। जो चीज़ 4 साल का बच्चा सीखता है, 6 साल का बच्चा बहुत आसानी से उसको सीख सकता है, इसलिए कि उसकी जिस्मानी पुख्तगी होती है, मैच्योरिटी, उसके मसल्स, उसके बोन्स, उसके जॉइंट्स अच्छे खासे डेवलप हो जाते हैं, ज़हनी इर्तिखा होता है, मेंटल डेवलपमेंट हो जाता है। तो देखिए आप, ये जो 1 to 10 है, इसको कहते हैं जनरल एजुकेशन। 1 से लेकर 10 तक लड़के लड़कियों को एक ही कोर्स पढ़ाया जाता है, जनरल एजुकेशन, कि उनको जनरलिटी का इल्म हो, पौधों का, आसमान का, नबातात का, कायनात का, हैवानात का, जमादात का, लैंग्वेजेस का। लेकिन जैसे जैसे क्लासेस बढ़ती है, मुश्किल नज़में रखी जाती हैं। आमतौर पे हमारे पास पहली जमात में अल्लामा इकबाल की नज़्म हुआ करती थी, लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना में। और ऊंची क्लासेस में फिर उनकी जो दूसरी मुश्किल नज़्में हैं, ज़ौक़ व शौक़, हिमालय, वो कौन सी नज़्म है, हिमालय ही नाम है ना नज़्म का, हिमालय पहाड़ पे जो उन्होंने लिखी, कितनी मैच्योरिटी के लिहाज से। अब उसमें चौथा एज शामिल किया गया आज, और वो है हेल्थ। अब एजुकेशन किसको कहेंगे? एजुकेशन इज टीचिंग ऑफ 4H, हेड, हैंड, हार्ट एंड हेल्थ। आज की दुनिया में सबसे पहली चीज जो दरकार है वो है फिटनेस, कि आदमी कोई काम करने के काबिल हो, फिटनेस। इस वजह से देखिए आप, आज हेल्थ के बारे में शऊर बहुत बुलंद हो गया है। जिम्स खुल गए हैं जगह जगह, लेडीज, जेंट्स, बच्चे वगैरह जिम्स को जाते हैं, डाइट का ख्याल करते हैं, प्रोटीनस डाइट लेते हैं, फल वगैरह देख दिखा के खाते हैं। और हमारे पास तो खाने का ये है कि पेट भर के खाओ। हमारे पास हमारे वालिदैन ने जो सिस्टम हमको दिया वो बहुत गलत सिस्टम है, पेट भर के खाओ। अब बगैर पेट भरे के उठना होता ही नहीं, और उससे सारा बोझलपन पैदा होता है। अब वही आप अपनी खुराक को कंट्रोल कीजिए, जो हदीस में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज हैं कि अपने मैदे का एक हिस्सा पानी के लिए, एक हिस्सा ग़िज़ा के लिए, एक हिस्सा हवा के लिए। यू टेक 33% फूड, यू विल बी फुल्ली एक्टिव, लेकिन इत्मीनान नहीं होता, सेटिस्फैक्शन नहीं होता। तो हेल्थ आज के ज़माने का बहुत बड़ा इशू है, इसलिए कि बहुत सारी बीमारियां पैदा हो रही हैं। बच्चों को शुगर हो रही है, बच्चों को हार्ट, बच्चों को ब्लड प्रेशर हो रहा है, एंग्जाइटी हो रही है बच्चों को। बच्चों को इसलिए एंग्जाइटी हो रही है कि उनके पीछे वालिदैन पड़े हुए हैं, मार्क्स लाओ, परसेंटेज लाओ, मार्क्स लाओ, परसेंटेज लाओ, तो बच्चे टेंस हो जाते हैं। बच्चों को तो एनकरेज करना चाहिए। हमारे बच्चों में से सिर्फ एक बच्चा फेल होकर आया, तो इतना खुश आया वो, मैं फेल हो गया, घर में सबने खुशी मनाई, अरे यार बहुत अच्छा हो गया तू फेल हो गया। कोई फेल ही नहीं हुआ खानदान में, फेल हो के आया वो, मैं फेल हो गया, वो भी आता रहा, वो भी आता रहा। एथलीट नंबर 1 बॉलर, उसको क्या बोलते भाई वो, अब लेकिन उसने क्रिकेट में स्टेट लेवल, रीजन लेवल, स्टेट लेवल अच्छे सर्टिफिकेट लिया, नतीजे में नौकरी बहुत अच्छी लग गई। आज वो असिस्टेंट डायरेक्टर है गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र। तो हेल्थ कॉन्शियसनेस बच्चों में पैदा करना चाहिए, हेल्थ की तालीम देना चाहिए, और तालीम के दौरान उनके उठने बैठने के तरीके, उनके जो गलत तरीके आप महसूस करते हैं उसकी इस्लाह करना चाहिए। अब साइकोलॉजी का दर्स व तदरीस से क्या इस्तेमाल, ये मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं। पहला पॉइंट है, तलबा की ज़हनी सतह को मलूज़ रखा जाए। बच्चों को जब पढ़ा रहे हैं तो उनका कितनी देर में, अच्छा आप इधर देखिए, उनके जज्बात व एहसासात का लिहाज रखा जाए, उनकी खुददारी को ठेस न पहुँचाई जाए, सज़ा जिस्मानी तौर पर या ज़लील करने के लिए न दी जाए, उनके हम जमात के सामने उनकी शख्सियत मजरूह न की जाए। उसके बाद की पीपीटी है, मुअल्लिम का तलबा के साथ मुशफ़िक़ाना और हमदर्दाना बर्ताव। क्या करना चाहिए? मौका ब मौका बच्चों की तारीफ़ और तौसीफ़ से काम लिया जाए।
सदा देने में एतदाल हो, फरमाइश से काम लिया जाए। अब आज का उस्ताद कौन है? अब आज का उस्ताद मास्टर नहीं है, कान मरोड़ने वाला, सदा देने वाला, बेद मारने वाला नहीं है। फिर क्या है? आज का उस्ताद सिर्फ मालूमात फराहम करने वाला आमिल नहीं है, बल्कि इल्म हासिल करने में तलबा का मददगार है। आज टीचर को कह रहे हैं फैसिलिटेटर, कि बच्चों को बड़ा होने में मदद देने वाला, उनकी रहनुमाई करने वाला, उनके साथ खुश अखलाक़ी से रहने वाला, उनके साथ खुश दिली से रहने वाला। तो टीचर को अपना वो जो पोस्टर है पुराना, गुस्से वाला, तकलीफ देने वाला, सदा देने वाला, उसको बदलना चाहिए। वरना सदा के नित नए तरीके हैं हमारे पास। हमारे स्कूल में सदा का एक तरीका देखिए क्या था। हम जाते थे जब इंस्ट्रक्शन करने को, तो बच्चे ऐसा बैठे हुए हैं। अरे ये ऐसा क्यों बैठे हुए हैं? अब टीचर क्या बोलेगी? बच्चे से बोले भी ऐसा क्यों बैठे? तो बोलता वो कर्फ्यू है। सुन रहे नहीं आप लोग? ऐसा क्यों बैठे? वो कर्फ्यू है। कर्फ्यू यानी कोई बात नहीं करेगा। अस्सलाम वालेकुम मेहरुद्दीन साहब, अस्सलाम वालेकुम मेहरुद्दीन साहब, बहुत वक्त पे आए, थोड़ा जल्दी आना था ना। आइए तशरीफ लाइए। तो बहुत लेक्चर से हमारे मौलाना हमको बहुत दे रहे हैं काम। इंशाल्लाह मैं इसका आगे भरपाई की कोशिश करूँगा। थैंक यू दानिश।